गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम गोविंद कुमार साई है। आप लोग के लिए आया हूँ सिविक्स चैप्टर 1। हमने हिस्ट्री चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया और बायोलॉजी चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया और अब हमारे लिए सिविक्स चैप्टर 1 और हमारे इस पहले चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग। एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी इससे अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। अगर बात करें क्वेश्चन की टाइप का तो इसमें हम 5 नंबर का क्वेश्चन और 3 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से बहुत आता है। चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर। सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है, पावर शेयरिंग के पार्ट्स क्या है, कैसे होता है, क्या होता है, सभी हम लोग जानेंगे। सबसे पहले टॉपिक पावर शेयरिंग। पावर यह दो शब्दों से मिलकर बना है, पावर शेयरिंग। पावर का शेयर, पावर शेयर क्यों होता है? पावर का शेयरिंग करना ही पावर शेयरिंग कहलाता है। पावर शेयरिंग क्यों होता है और कहाँ होता है? अगर हम सरकार को छोड़ के अगर अपने घर के लेवल पे भी बात करें तो हम लोग के घर में होता है कि या कोई शादी या फंक्शन हो तो हम लोग ये कहते हैं कि ये काम तुम कर लो या फिर ये काम तुम कर लो। एक अकेला इंसान सारा काम करेगा पर उस एक्यूरेसी के साथ नहीं हो पाएगा जो कि एक सभी लोग मिलकर एक संगठन बना के करेंगे। उस एक्यूरेसी के साथ नहीं हो पाएगा जो कि एक अकेला आदमी करेगा। इसीलिए पावर शेयरिंग जरूरी है। पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, पावर शेयरिंग क्या है, यही हमने अभी जाना। पावर शेयरिंग का टाइप कितना है, किस किस लेवल पे पावर शेयरिंग काम करता है, किस किस टाइप के गवर्नमेंट में यह स्टेबल है, किस किस टाइप के गवर्नमेंट अनस्टेबल। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पावर शेयरिंग जो है मुख्य रूप से ज्यादातर देखने को मिलता है, वैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा पावर शेयरिंग देखने को मिलता है। डिक्टेटरशिप में भी पावर शेयरिंग है पर जो मेन पावर है, जो सेंट्रल पावर है, वो सिर्फ एक व्यक्ति के पास होता है, चाहे वो वहां का तानाशाह हो या फिर पॉलिटिकल लीडर हो। जो मेन पावर है, जो जो निर्णय लेने का क्षमता है, जो निर्णय लेने का जो अधिकार है, सिर्फ एक ही लोगों को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे पावर शेयरिंग काम कर रहा है पर एक इफेक्टिव रूप से नहीं। इसीलिए चलिए अब जानेंगे कि हम डेमोक्रेसी में एक पावर शेयरिंग, डेमोक्रेसी में इसका क्या रोल है, कैसे यह डिसीजन मेकिंग, नया नया नियम, नया नया कानून बनाने में मददगार साबित होता है। चलिए जानते हैं। तो पावर शेयरिंग पहले क्यों है, इससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि पावर शेयरिंग का जरूरत ही क्यों है, क्या होगा अगर पावर शेयरिंग नहीं होगा। चलिए ये हम 2 कंट्री के एग्जांपल से समझेंगे कि कैसे पहले उन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही थे पर उनके अंदर पावर शेयरिंग नहीं था, कैसे कंट्री में अलग अलग विवाद उत्पन्न हुए। पहले हमारा इस कंट्री एग्जाम्पल में पहला आता है बेल्जियम का एग्जाम्पल। बेल्जियम जो है वह यूरोप महादेश का एक छोटा सा कंट्री है और इसकी जनसंख्या लगभग 1 करोड़ से थोड़ी ज्यादा है। और बात करें यहाँ की समाज में अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग चीजें, इस विभाजन में, सामाजिक विभाजन में बात करें तो यहाँ पे मुख्यतः जो है दो समाज के लोग रहते हैं और मुख्यतः 2 समाज के लोग रहते हैं और यही इनकी विभिन्नता है। इन्हीं 2 समाज के लोगों में जो पावर शेयरिंग न होने के कारण कैसे विवाद उत्पन्न होता है, यही हम लोग जानेंगे। तो जो बेल्जियम कंट्री है या एक स्मॉल कंट्री, यूरोप कॉन्टिनेंट का एक छोटा सा कंट्री है, ठीक है। इसकी जनसंख्या है लिटिल ओवर 1 करोड़, 1 करोड़ से थोड़ा ज्यादा इसकी जनसंख्या है। और बात करें इसके बाउंड्री की तो यह 3 देशों से सटा हुआ है, चारों तरफ से घिरा हुआ है। पहला है फ्रांस, दूसरा नीदरलैंड और तीसरा लग्जमबर्ग। यह 3 देश है जो इसके बाउंड्री पे, ये कंट्री इसके चारों तरफ से सिचुएटेड है। इसकी जनसंख्या लिटिल ओवर 1 करोड़ है। अब बात करें इसके सामाजिक विभाजन की, किस किस समाज के लोग यहाँ पे रहते हैं, तो मुख्यतः 2 समाज के लोग रहते हैं। एक जो डच बोलते हैं, डच लैंग्वेज का यूज करते हैं, दूसरे जो फ्रेंच लैंग्वेज का यूज करते हैं। अगर बात करें पूरे देश की, पूरे बेल्जियम की, तो मेजोरिटी यानी बहुमत, यानी सबसे ज्यादा संख्या है पूरे कंट्री में डच लोगों की और उनसे कम संख्या है मेजोरिटी और मिनोरिटी। पहले ये टॉपिक कवर कर। मेजोरिटी वैसे समूह जिसकी संख्या सबसे ज्यादा हो, उससे हम लोग मेजोरिटी टर्म, उस टर्म को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए मेजोरिटी का यूज करते हैं। और वैसा समूह जिसमें किसी खास ग्रुप का संख्या जो है वो कम हो, उसे माइनॉरिटी कहते हैं। जैसे अगर बात करें हमारे देश का, तो हमारे देश में हिंदू धर्म जो है वो मेजोरिटी में है और फिर मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई
ये लोग माइनॉरिटीज में आते हैं। उसी तरह अगर कंट्री के मेजॉरिटी की बात करें तो डच जो है मेजॉरिटी में रहते हैं, और वहीं ये जो फ्रेंच है वो माइनॉरिटी है। मेजॉरिटी है डच यानी इनकी संख्या ज़्यादा है पूरे कंट्री में, और फिर माइनॉरिटी है फ्रेंच यानी इनकी संख्या कम। तो ये जो डच जो है यह फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, माइनॉरिटी है, और ये किस किस कौन सा ऐसा कंट्री का पार्ट है जहाँ पे इनकी संख्या सबसे ज़्यादा है, तो वह है फ्लेमिश। एग्जाम में वन वर्ड में ही क्वेश्चन आएगा कि डच कहाँ रहते हैं, किस रीजन में रहते हैं, कितना परसेंटेज है कंट्री में। एक ऐसा करके भी आ सकता है कि एक शॉर्ट नोट लिखे बेल्जियम कंट्री के पावर शेयरिंग पे। तो ये जो डच है वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, और इनका जो परसेंटेज है वो 59% है। कंट्री के 100% पॉपुलेशन में टोटल कंट्री के 59% जो है वो डच है। अगले आते हैं जो दूसरा मेजॉरिटी है, या बात करें कि मेजॉरिटी का जो माइनॉरिटी है वो है फ्रेंच। अगर पूरे कंट्री के प्रोपोर्शन में बात किया जाए तो इनका हिस्सा है 40%। 40% पॉपुलेशन जो है बेल्जियम में वो कौन से लोग, किस भाषा के बोलने वाले लोग रहते हैं, तो वो है फ्रेंच भाषा के। और एक किस रीजन में रहते हैं, किस क्षेत्र में इनकी संख्या सबसे ज्यादा है, वेलोनिया। ये टर्म जो है, ये दो लाइन तो आप याद रखे भी आई है। ऐसे आएगा कि प्रोपोर्शन बताए, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन बताएं बेल्जियम कंट्री का, तो ऐसे में आप क्या लिखिएगा कि 59% जो है फ्रेंच है, 59% डच रहते हैं फ्लेमिश रीजन में, 40% फ्रेंच है और फ्रेंच रहते हैं वेलोनिया रीजन। तो हमारा अगला है कि ये 59%, ये 40%, 99% हुआ। और जो सबसे छोटा मिनोरिटी है 1% जिनकी जनसंख्या पॉपुलेशन शेयर है, यानी 100% जनसंख्या शेयर में इनका 1% शेयरिंग है, तो ये लोग है जर्मन। विवाद उत्पन्न होता है फ्लेमिश यानी डच और फ्रेंच लोगों में। ये दो, एक मेजॉरिटी और माइनॉरिटी है, इनके बीच में जो है पावर शेयरिंग न होने के कारण जो विवाद उत्पन्न होता है। चलिए जानते कैसे। तो ये जो डच है ये कंट्री में तो मेजॉरिटी में है, पूरे कंट्री में इनका संख्या सबसे ज्यादा है, और फ्रेंच जो है पूरे कंट्री में माइनॉरिटी में है। लेकिन अगर बात करें कंट्री के कैपिटल का, कंट्री की राजधानी का, तो वो है ब्रसेल्स। जो ब्रसेल्स जो इसका कैपिटल सिटी है, यहाँ पे ये प्रोपोर्शन एकदम उल्टा है। पूरे कंट्री में मेजॉरिटी में तो है डच, पूरे कंट्री में माइनॉरिटी में है फ्रेंच। वही जो कैपिटल सिटी है ब्रसेल्स, यहाँ पे उल्टा है। कैपिटल सिटी में 80% जो पॉपुलेशन है वो फ्रेंच है। कंट्री में तो माइनॉरिटी में था मात्र 40%, वही कैपिटल में इसका कैपिटल में जो इसका प्रोपोर्शन है वो बदल गया। 80% फ्रेंच है कैपिटल में, 20% डच है। 80% फ्रेंच है और 20% डच है। अब विवाद जो है यहीं से उत्पन्न होता है। 1950-60s का दौर है जहाँ पे टेंशन जो है या प्रोपोर्शन के कारण सरकार के द्वारा दी गई सुविधा में किसी को ज़्यादा मिलना, किसी को कम मिलना, इन सब प्रॉब्लमों के कारण यहाँ पे विवाद उत्पन्न होता है। विवाद कैसे उत्पन्न होता है देखिए। पूरे कंट्री में मौजूद है मेजॉरिटी में डच, लेकिन डच जो लोग हैं ना, फ्रेंच लोगों की तुलना में उनका जो वेल्थ है, उनका जो धन है, उनका जो एजुकेशन लेवल है वो कम है। कंट्री में मेजॉरिटी में डच है, पर जो अगर बात करें गरीबी की, बात करें एजुकेशन की, बात करें वेल्थ की, तो जो ज्यादा किसका है वेल्थ और एजुकेशन, तो फ्रेंच लोगों का, कम किसका है, डच लोगों का। तो डच लोगों का डिमांड है कि हमारा पॉपुलेशन तो ज्यादा है, पर सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं लाई जाती है उसका ज्यादातर हिस्सा किसे मिले, डच लोगों को मिले। और इनका मांग ऐसा क्यों है, क्योंकि यह आर्थिक रूप से फ्रेंच लोगों से कमजोर है तो मेजॉरिटी में, लेकिन आर्थिक रूप से यह कमजोर है। इसीलिए इनका यह मांग है कि सरकार के द्वारा दी गई सुविधा का ज्यादातर हिस्सा हम लोगों को मिले। वही इसका विरोध, इसी बात का विरोध फ्रेंच लोगों को है कि भाई मेजॉरिटी होने से क्या है, हम लोग भी तो कंट्री में हैं। तो वही जो एजुकेशन पे सरकार जो इन्वेस्ट करती है, सरकार जो अलग अलग योजनाओं पे इन्वेस्ट करती है, इनका कहना कि नहीं उसमें से हिस्सा हमारा भी होना चाहिए। धीरे धीरे करके जो है कि विवाद उत्पन्न हो जाता है। धीरे धीरे करके इसी कारण जो है कि विवाद उत्पन्न हो जाता है।
अब हम लोग यहीं पे इस टॉपिक को, अब हम लोग इस टॉपिक का, इस विवाद का क्या सोल्यूशन होता है, पावर शेयरिंग कैसे हेल्प करता है, ये हम लोग जानेंगे। और एक और एग्जाम्पल लेंगे जहाँ पे इसी पावर शेयरिंग के कमी के कारण जो विवाद उत्पन्न हुआ है, या इन दोनों प्रॉब्लम को हम लोग एक साथ समझेंगे। फिर इसका सोल्यूशन यहाँ पे क्यों जरूरी है, पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, हमें इन्हीं दो एग्जाम्पल को समझने के बाद ये पता चलेगा कि अगर पावर शेयरिंग जरूरत क्यों है। तो हमारा दूसरा जो कंट्री है उसका नाम है श्रीलंका। श्रीलंका जो है वह सबसे पहले धीरे धीरे सबसे पहले पुराने समय में इस पे फ्रेंच लोगों का कब्जा था, फिर डच लोग आए, फिर धीरे धीरे करके ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया, और अंतिम रूप से 1948 में श्रीलंका को आज़ादी मिली। और श्रीलंका को आज़ादी मिली और यहाँ पे विवाद उत्पन्न क्यों हुआ, यहाँ पे विवाद उत्पन्न हो गया डाइवर्सिटी के कारण। अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग जो रहते हैं, यही जो बदलाव, यही जो भिन्नता है, इन्हीं के कारण यहाँ पे विवाद उत्पन्न हुआ। अगर बात करें जनसंख्या का, तो यहाँ की जनसंख्या है 2 करोड़। श्रीलंका टोटल कंट्री की जनसंख्या है 2 करोड़। यह कितना है, भारत के हरियाणा जो एक राज्य है उसके पॉपुलेशन इतना। तो यहाँ का जनसंख्या है 2 करोड़। अब हम बात करेंगे कि जनसंख्या में क्या परसेंटेज है, अलग अलग समाज के लोगों का क्या उसमें हिस्सेदारी है, कितना भाग है। तो जो 74% जो है वो सिन्हाला स्पीकर है। सिन्हाला एक भाषा है जो कंट्री में मेजॉरिटी में है। 74% मेजॉरिटी में का प्रोपोर्शन है, 74%, और ये मेजॉरिटी में है। और ये मतलब ये 74% सिन्हाला स्पीकर जो है ये नेटिव श्रीलंकन है, यानी श्रीलंका के मूल लोग, यानी जो पहले से श्रीलंका में रह रहे थे वो लोग। और जिनका जो रिलीजन है वो है बुद्धिज्म। ये लोग बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। और बचा हुआ जो 18% है यह 2 भागों में बटा है, 13%, 5%। इसमें का जो 13% है उसमें श्रीलंकन तमिल रहते हैं, यानी जो श्रीलंका के भी हैं और तमिल यानी हिंदू धर्म के हैं और तमिल स्पीक करते हैं। और जो बचा हुआ 5% है मुस्लिम्स, अलग अलग माइनॉरिटीज जो है वो रहते हैं। विवाद जो है इन 2 ग्रुपों में है। हम लोग इसी में एक टर्म देखने को मिलेगा, इथनिक ग्रुप्स। इथनिक का मतलब क्या है, इथनिक का मतलब है सोशल और ग्रुप्स। इथनिक ग्रुप्स, इथनिक जो टर्म है इसका मतलब है सोशल ग्रुप्स। तो अगर एग्जाम में ऐसे पूछे इथनिक कंपोजिशन बताइए बेल्जियम का, तो हम लोग लिखेंगे 59%, 40%। इसमें कौन कौन, उसी तरह पूछे इथनिक कंपोजिशन बताइए श्रीलंका का, तो ये 74% सिन्हाला बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, 18% तमिल, 18% भी 2 भागों में बटा है। बचा हुआ 13% श्रीलंकन तमिल है, हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं। और 5% जो है वो ये भी मतलब जो मुस्लिम्स भी है, और जो कुछ ऐसे तमिल है जो मतलब भारत से, जिनके दादा परदादा, जिनके जो एंसेस्टर यानी पूर्वज जो है वो पहले भारत में रहा करते थे, और व्यापार जो ब्रिटिश शासन काल आया तो बहुत मतलब एक देश से दूसरे जगह जाने का बहुत सारा कारण हो सकता है। कुछ कारण यह था कि जो ब्रिटिश लोग थे वो प्लांटेशन पे काम कराने के लिए जबरदस्ती लोगों को भारत से दूसरे जगह ले जाते थे। इसी दौरान कुछ लोगों को कैदी बना के लिए, बंधक बना करके श्रीलंका लाया जाया गया प्लांटेशन में काम करने के लिए। कुछ लोग व्यापार करने आए और यहाँ पे बस गए। इसी तरह अलग अलग कारण हो सकते हैं कि कुछ लोग जो जिनके पूर्वज इंडियन थे और वो जो है श्रीलंका में जाके बस गए। तो इसी 5% में माइनॉरिटीज और इंडियन तमिल आते हैं। तो विवाद जो है यहाँ उत्पन्न होता है कि धीरे धीरे जब सिन्हाला जो है इसने अपने मेजोरिटी का गलत इस्तेमाल किया। मेजोरिटी किसी भी कंट्री में मेजोरिटी होने का अपने जो गलत इस्तेमाल है, यानी मेजोरिटी है और अपने आप को बढ़ावा देना, इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं मेजोरिटेरियन। इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं मेजोरिटेरियन या मेजोरिटेरियनिज्म। इसलिए 2 टर्म से बना है, मेजोरिटी और एनिज्म। यानी मेजोरिटेरियनिज्म क्या है, क्या टर्म है। मेजोरिटेरियनिज्म एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें किसी कंट्री के मेजोरिटी लोग जो है
माइनॉरिटी लोगों के ऊपर अपना इच्छा, अपना द्वारा लाए गए नियम कानून जबरदस्ती इस्तेमाल करने को मजबूर करते हैं। इसी इसी घटना को हम लोग कहते हैं मेजोरिटेरियनिज्म। तो ये जो है ये कहाँ चल रहा था, ये चल रहा था श्रीलंका में। यहाँ पे 74% जो सिन्हाला स्पीकर थे बुद्धिज्म धर्म को फॉलो करते हैं, वो बचे हुए 13% और मतलब 18% में 13% और 5% के ऊपर जबरदस्ती अपने द्वारा लाए गए नियम कानून को फॉलो करते हैं। अब क्या ऐसा कारण था कि जो नियम कानून जो है वो ये लोग क्यों नहीं फॉलो कर रहे थे? कुछ ना कुछ तो उसके अंदर कमियां होंगी, तो जानते हैं, चलिए जानते हैं क्या कमियां थी। बेल्जियम श्रीलंका, तो हम लोग ने यह पढ़ लिया कि पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है, पावर शेयरिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। अब हम लोग ये जानेंगे कि पावर शेयरिंग जो है इसका क्या समाधान है, कैसे श्रीलंका और बेल्जियम में जो प्रॉब्लम उत्पन्न हुआ हम लोग वो जाने कि कैसे उसे सॉल्व किया गया। चलिए शुरुआत करते हैं। तो अगर बात करें पहले बेल्जियम का, तो बेल्जियम का जब मैंने बताया कि 1960 से 70 के दशक में मतलब उन लोग विवाद उत्पन्न हुआ, तो इसी विवाद को सॉल्व करने के लिए 1970 से 1993 के बीच में संविधान को 4 बार संशोधित किया गया। संविधान को 4 बार संशोधित किया गया, 4 बार संशोधित किया गया और उसमें ये क्या क्या फैसला लिया गया। चलिए, 4 बार संशोधित करने के दौरान उन्होंने नंबर ऑफ डच स्पीकिंग फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर इन सेंट्रल गवर्नमेंट, भाई कंट्री में मेजोरिटी था डच, माइनॉरिटी था फ्रेंच। वही बात कर कैपिटल सिटी का, तो कैपिटल सिटी में जो मेजोरिटी था वो था फ्रेंच, माइनॉरिटी डच था। इसी चीज को सॉल्व करने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, उसमें नंबर ऑफ मिनिस्टर फ्रेंच मिनिस्टर और डच मिनिस्टर सेम रहेंगे। क्यों? ताकि कोई एक दूसरे पे हावी ना हो, फैसला लिया जाए सबकी सर्वसहमति, सबकी सहमति से लिया जाए। अगला है दूसरा पॉइंट है कि मेनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट इज नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान दीजिए। पावर जो है बांट दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच। क्यों? ताकि भाई विवाद ना उत्पन्न हो, सेंट्रल स्टेट आपस में फाइट ना करने लगे पावर की, क्योंकि सेंट्रल के पास ज्यादा पावर था, स्टेट के पास कम। इसीलिए इसी चीज को सॉल्व करने के लिए अब सेंट्रल और स्टेट दोनों के बीच में पावर को बांट दिया गया। स्टेट इज नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट अपने फैसलों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पे उसे उसकी सहमति का जरूरत नहीं है, वो अपना फैसला खुद ले सकता है। इसीलिए और तीसरा है ब्रुसेल्स एज ए सेपरेट, बोथ कंट्रीज एज सेपरेट गवर्नमेंट, मतलब बोथ कंट्रीज नहीं, यहाँ पे बोथ कम्युनिटीज, सॉरी टाइपिंग में, बोथ कम्युनिटीज, दोनों कम्युनिटीज जो थे उनके अलग अलग गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेटिव थे। और उसके बाद कम्युनिटीज बाय और कम्युनिटी गवर्नमेंट ब्रुसेल्स। चलिए, जो ब्रुसेल्स जो है उसमें इस पे सेपरेट नियम कानून बनाया गया फ्रेंच के लिए, डच के लिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण फैसला लिया गया वो यह था कि एक तीसरे टाइप का गवर्नमेंट बनाया गया जिसका नाम था कम्युनिटी गवर्नमेंट। इसका काम क्या था? गवर्नमेंट, इस गवर्नमेंट का यह काम था कि ना यह काम क्या नहीं था, यह नहीं काम था कि कोई अपराध किया या फिर कोई हिंसा, यानी इन चीजों से इससे कोई मतलब नहीं था। इसके अंदर जो नियम कानून का दायरा आता था वो यह था कि लैंग्वेज के ऊपर कोई विवाद खड़ा हो जाए, रिलीजन के ऊपर कोई विवाद खड़ा हो जाए, लोग की तरह फॉलो किए जाने वाले प्रैक्टिस के ऊपर कोई विवाद खड़ा हो जाए, लोग की तरह बोले जाने वाले भाषा के ऊपर कोई विवाद खड़ा हो जाए। तो जो कल्चरल जितने भी प्रॉब्लम थे उन सबको सॉल्व करने के लिए इस गवर्नमेंट का नाम को बनाया जिसका नाम था कम्युनिटी गवर्नमेंट। और इसका जो कार्यालय था वो ब्रसेल्स में मौजूद था, ब्रसेल्स कैपिटल है बेल्जियम का। तो भाई इस प्रकार से बेल्जियम के केस को सॉल्व किया गया। हमने देखा कि पावर शेयरिंग यहाँ हुआ, फ्रेंच मिनिस्टर और फ्रेंच और डच मिनिस्टर्स में पावर शेयरिंग यहाँ भी हुआ, पावर को शेयर कर दिया गया, सेंट्रल के पास पावर अलग, स्टेट के पास पावर, यहाँ भी पावर शेयरिंग हुआ कि जो सेपरेट गवर्नमेंट बना दिया गया। और अगला है श्रीलंका में क्या हो, श्रीलंका में कैसे, देखिए श्रीलंका में यही सॉल्व हुआ कि जो श्रीलंका पहले बहुत मतलब एक अच्छा खासा विकसित देश था, उसका जो ग्रोथ रेट था, विकसित दर था, वो काफी बढ़िया था, भारत के कंपेरिजन में काफी बढ़िया था। पर सिविल वार ने देश को खोखला कर दिया, देश के डेवलपमेंट को कमजोर कर दिया, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचा को, देश की इकोनॉमी कमजोर कर दिया। तो जब सिविल वार खत्म हुआ तब जाके लोगों ने यह समझा कि मेजोरिटेरियनिज्म जो
एक समाज के लोग ज्यादा रूल करेंगे, इस चीज को खत्म कर दिया गया और पावर जो सभी के लिए एक नियम कानून लाया गया और सुधार किया गया और तब जाके इसे बनाया गया। एक तरीके से मान लिया जाए तो अच्छा डेमोक्रेसी जाके श्रीलंका बना। अगला है कि भाई पावर शेयरिंग जो है डिजायरेबल क्यों? भाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल, इसका आंसर हमने पढ़ चुका है। इस दोनों केस से हमने आखिरकार क्या समझा, पावर शेयरिंग की जरूरत है। इसलिए इसका दो रीजन हो सकता है। पहला तो एक मोरल रीजन यानी एक समाज के रूप से, प्रूडेंशियल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन यानी वास्तविक रीजन जो फैक्ट के आधार पे कहा जा रहा है। मोरल रीजन यानी जो एक मानवता के आधार पे कहा जा रहा है। तो अगर मोरल रीजन की बात करें तो पावर शेयरिंग इसलिए जरूरत है ताकि विवाद ना हो, सरकार जो है अच्छे से चल सके, सभी को साथ लेके चल सके। और जो प्रूडेंशियल रीजन फैक्ट के आधार पर यह है कि सरकार को अलग अलग भागों में बांटा जाएगा तो किसी को यह फील नहीं होगा कि उसी की भावनाओं को दबाया जा रहा है। इसीलिए पावर शेयरिंग डिजायरेबल है। अगला कि पावर शेयरिंग, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग कितने स्तर पे हम लोग के देश में देखा जाता है, अलग अलग देशों में देखा जाता है। पावर शेयरिंग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। हमने यह देखा है कि तो हम लोग ने यह पढ़ लिया कि पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है, पावर शेयरिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। अब हम लोग ये जानेंगे कि पावर शेयरिंग जो है इसका क्या समाधान है, कैसे श्रीलंका और बेल्जियम में जो प्रॉब्लम उत्पन्न हुआ हम लोग वो जाने कि कैसे उसे सॉल्व किया गया। चलिए शुरुआत करते हैं। तो अगर बात करें पहले बेल्जियम का, तो बेल्जियम का जब मैंने बताया कि 1960 से 70 के दशक में मतलब उन लोग विवाद उत्पन्न हुआ, तो इसी विवाद को सॉल्व करने के लिए 1970 से 1993 के बीच में संविधान को 4 बार संशोधित किया गया। संविधान को 4 बार संशोधित किया गया, 4 बार संशोधित किया गया। और उसमें ये क्या क्या फैसला लिया गया, चलिए। 4 बार संशोधित करने के दौरान उन्होंने नंबर ऑफ डच स्पीकिंग फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर इन सेंट्रल गवर्नमेंट। भाई कंट्री में मेजोरिटी था डच, माइनॉरिटी था फ्रेंच। वही बात कर कैपिटल सिटी का, तो कैपिटल सिटी में जो मेजोरिटी था वो था फ्रेंच, माइनॉरिटी डच था। इसी चीज को सॉल्व करने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, उसमें नंबर ऑफ मिनिस्टर फ्रेंच मिनिस्टर और डच मिनिस्टर सेम रहेंगे। क्यों? ताकि कोई एक दूसरे पे हावी ना हो, फैसला लिया जाए सबकी सबकी सहमति से लिया जाए। अगला है दूसरा पॉइंट है कि मेनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट इज नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान दीजिए। पावर जो है बांट दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच। क्यों? ताकि भाई विवाद ना उत्पन्न हो, सेंट्रल स्टेट आपस में फाइट ना करने लगे पावर की, क्योंकि सेंट्रल के पास ज्यादा पावर था, स्टेट के पास कम। इसीलिए इसी चीज को सॉल्व करने के लिए अब सेंट्रल और स्टेट दोनों के बीच में पावर को बांट दिया गया। स्टेट इज नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल। स्टेट गवर्नमेंट अपने फैसलों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पे उसे उसकी सहमति का जरूरत नहीं है, वो अपना फैसला खुद ले सकता है। इसीलिए और तीसरा है ब्रुसेल्स एज ए सेपरेट, बोथ कंट्रीज एज सेपरेट गवर्नमेंट। मतलब बोथ कंट्रीज नहीं, यहाँ पे बोथ कम्युनिटीज, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक, बोथ कम्युनिटीज, दोनों कम्युनिटीज जो थे उनके अलग अलग गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेटिव थे। और उसके बाद कम्युनिटीज बाय और कम्युनिटी गवर्नमेंट ब्रुसेल्स। चलिए, जो ब्रुसेल्स जो है उसमें इस पे सेपरेट नियम कानून बनाया गया फ्रेंच के लिए, डच के लिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण फैसला लिया गया वो यह था कि एक तीसरे टाइप का गवर्नमेंट बनाया गया जिसका नाम था कम्युनिटी गवर्नमेंट। इसका काम क्या था? इस गवर्नमेंट का यह काम था कि ना यह काम क्या नहीं था, यह नहीं काम था कि कोई अपराध किया या फिर कोई हिंसा, यानी इन चीजों से इससे कोई मतलब नहीं था। इसके अंदर जो नियम कानून का दायरा आता था वो यह था कि लैंग्वेज के ऊपर कोई विवाद खड़ा हो जाए, रिलीजन के ऊपर कोई विवाद खड़ा हो जाए, लोग की द्वारा फॉलो किए जाने वाले प्रैक्टिस के ऊपर कोई विवाद खड़ा हो जाए, लोग की द्वारा बोले जाने वाले भाषा के ऊपर कोई विवाद खड़ा हो जाए। तो जो कल्चरल जितने भी प्रॉब्लम थे उन सबको सॉल्व करने के लिए इस गवर्नमेंट का नाम को बनाया जिसका नाम था कम्युनिटी गवर्नमेंट। और इसका जो कार्यालय था वो ब्रसेल्स में मौजूद था, ब्रसेल्स कैपिटल है बेल्जियम का। तो भाई इस प्रकार से बेल्जियम के केस को सॉल्व किया गया। हमने देखा कि पावर शेयरिंग यहाँ हुआ, फ्रेंच और डच मिनिस्टर्स में पावर शेयरिंग यहाँ भी हुआ, पावर को शेयर कर दिया गया, सेंट्रल के पास पावर अलग, स्टेट के पास पावर। यहाँ भी पावर शेयरिंग हुआ कि जो
सेपरेट गवर्नमेंट बना दिया गया। और अगला है श्रीलंका में क्या हो, श्रीलंका में कैसे, देखिए श्रीलंका में यही सॉल्व हुआ कि जो श्रीलंका पहले एक बहुत मतलब एक अच्छा खासा विकसित देश था, उसका जो ग्रोथ रेट था, विकसित दर था, वो काफी बढ़िया था, भारत कंपेरिजन में काफी बढ़िया था। पर सिविल वार ने देश को खोखला कर दिया, देश के डेवलपमेंट को कमजोर कर दिया, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचा को, देश की इकोनॉमी कमजोर कर दिया। तो जब सिविल वार खत्म हुआ तब जाके लोगों ने यह समझा कि मेजोरिटेरियनिज्म, जो एक समाज के लोग ज्यादा रूल करेंगे, इस चीज को खत्म कर दिया गया और पावर जो सभी के लिए एक नियम कानून लाया गया और सुधार किया गया, और तब जाके इसे बनाया गया। एक तरीके से मान लिया जाए तो अच्छा डेमोक्रेसी जाके श्रीलंका बना। अगला है कि भाई पावर शेयरिंग जो है डिजायरेबल क्यों, भाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल, इसका आंसर हमने पढ़ चुका है। इस दोनों केस से हमने आखिरकार क्या समझा, पावर शेयरिंग की जरूरत है। इसलिए इसका दो रीजन हो सकता है, पहला तो एक मोरल रीजन यानी एक समाज के रूप से, प्रूडेंशियल रीजन, प्रूडेंशियल रीजन यानी वास्तविक रीजन जो फैक्ट के आधार पे कहा जाए, मोरल रीजन यानी जो एक मानवता के आधार पे कहा जाए। तो अगर मोरल रीजन की बात करें तो पावर शेयरिंग इसलिए जरूरत है ताकि विवाद ना हो, सरकार जो है अच्छे से चल सके, सभी को साथ लेके चल सके। और जो प्रूडेंशियल रीजन फैक्ट के आधार पर यह है कि सरकार को अलग अलग भागों में बांटा जाएगा तो किसी को यह फील नहीं होगा कि उसी की भावनाओं को दबाया जा रहा है, इसीलिए पावर शेयरिंग डिजायरेबल है। अगला कि पावर शेयरिंग, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग कितने स्तर पे हम लोग के देश में देखा जाता है, अलग अलग देशों में देखा जाता है। पावर शेयरिंग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, हमने यह देखा है कि पावर शेयरिंग जो है हमारे देश में, हमारे जैसे बहुत सारे देश में, वो अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट बताया गया है। हमारे गवर्नमेंट कितना लेवल है भाई, 3 लेवल है। लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर का क्या काम है, लेजिस्लेचर का काम है कि नियम बनाना, टू मेक लॉ। लेजिस्लेचर, भाई लेजिस्लेचर का काम है कि नियम को बनाएगा, नियम को के ऊपर जो क्या गलत है क्या सही है वो पार्लियामेंट में डिसाइड होगा। जुडिशियरी है दूसरा, जुडिशियरी का यह काम उस नियम के कारण जो प्रॉब्लम उत्पन्न हो रहा है, अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसे कंट्रोल करना। लेजिस्लेचर, जुडिशियरी, और जो दूसरा एक एग्जीक्यूटिव है। लेजिस्लेचर नियम बनाएगा, एग्जीक्यूटिव इस नियम को इम्प्लीमेंट करेगा, यह निश्चय करेगा कि सभी लोग उसे फॉलो कर रहे हैं। अगर लेजिस्लेचर के द्वारा नियम बनाया गया, एग्जीक्यूटिव के द्वारा उसे मतलब पूरे देश में फैला दिया गया, मतलब पूरे देश के लोग उसे एक्सेप्ट करने लगे, अगर फिर भी कोई विवाद हो तो जुडिशियरी इस पर फैसला लेगा। और हमारे देश में सबसे ज्यादा जुडिशियरी का कौन सा फॉर्म है तो वो है सुप्रीम कोर्ट, टॉप मोस्ट पे है। अगला है कि भाई डिफरेंट लेवल ऑफ सेंट्रल स्टेट समझ गया हमने, और मतलब पावर शेयरिंग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। और दूसरा कि डिफरेंट लेवल ऑफ, ये था कि डिफरेंट लेवल ऑफ हॉरिजॉन्टल, इस पावर शेयरिंग को कहते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, यानी जिसमें पावर शेयरिंग को लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी में बांटा जाए तो इस पावर शेयरिंग को कहते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल। और दूसरा पावर शेयरिंग है वर्टिकल, इसमें पावर को है ना सेंट्रल और स्टेट में बांटा जाता है। जैसे भारत में सेंटर में रूल करती है भारत सरकार, 28 राज्यों में रूल करती है वहां की लोकल सरकार, तो जो है अलग अलग भागों में सरकार, सेंट्रल के लिए अलग सरकार और सेंट्रल जो है अलग सरकार बनाया गया। अगला है कि पावर शेयरिंग में डिफरेंट सोशल ग्रुप, हमने यह देखा कि कुछ कुछ सोशल ग्रुप के पास विशेष पावर होता है, विशेष पावर होता है। जैसे ऐसा कब दिया जाएगा, मान लीजिए कोई माइनॉरिटी जो है उसके ऊपर जुल्म हो रहा है तो उसे बचाने के लिए यह दिया जाएगा, या किसी माइनॉरिटी जो है उसका कोई कुछ नियम के कारण जो है उसके भावनाओं को ठेस पहुंच रहा है, जैसे हेलमेट लगाना चाहिए। पर हम ये भी देखते हैं कि जो सिख लोग जो होते हैं, सिख समुदाय के लोग जो होते हैं वो माथा पे पग पहनते हैं, तो अगर हेलमेट के कारण फिर उन्हें पग हटाना पड़ेगा। तो इस सीन में इस प्रकार सिख लोगों के समुदाय को कोई आहत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए सिख लोगों के ऊपर यह नियम फॉलो नहीं होता। चलिए ये हमने सोशल ग्रुप में क्या सो समझे। अगला हमारा डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के पास कुछ कुछ अलग अलग पावर है। जैसे हमने देखा पहले कि जम्मू कश्मीर आर्टिकल हटने के बाद, आर्टिकल जो उसमें काम कर रहा था 70, वो हटने के बाद जम्मू कश्मीर को पहले विशेष दर्जा दिया जा रहा था, वहां पे जो पार्टी थी उसको विशेष दर्जा दिया रहा था, तो यहाँ पे पावर शेयरिंग का एक फॉर्म हुआ। तो इस प्रकार में जाना कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, पावर शेयरिंग की जरूरत क्या है,
मिलते हैं अगले चैप्टर में। धन्यवाद।